हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस पेपर के अंतर्गत दोस्तों हम पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न को स्टार्ट करने से आप सभी एक कॉपी और पेन ले लेंगे और उसमें सही प्रश्न के आगे टिक लगाते जाएंगे कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ऐसा करने से आप स्वयं की तैयारी का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि आपका जो तैयारी है, तैयारी का लेवल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारा किया गया है। और वो 3 स्तर पर किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 122, प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। आपको क्या लगता है कि रेगिस्तानी इलाके में कहीं पेड़ नहीं उग सकते हैं, निश्चित रूप से किस अधिगम संकेत की उपलब्धि को दर्शाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पूछताछ, और बी है स्पष्टीकरण, और सी है वर्गीकरण, और डी है प्रयोग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप बच्चे से क्या चाह रहे हैं, स्पष्टीकरण चाह रहे हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में कहीं पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। तो क्यों नहीं उगते हैं, तो आप बच्चे से क्या चाह रहे हैं, स्पष्टीकरण चाह रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123, प्रश्न है, राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं। तो राजेश एक दोस्तों अध्यापक हैं और वो कक्षा 5 का क्या है, शिक्षक है। और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों राजेश एक कक्षा 5 का अध्यापक है और वो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को क्या करना चाहता है, संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाता है। तो निम्न में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त रहने वाली है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रेरित करना। तो बहुत अच्छी बात है। जब हर विद्यार्थी एक पौधे को क्या करेगा, अपनाएगा और उसका पोषण करेगा, पालन पोषण करेगा, तो ऐसे करने से वो वृक्ष के प्रति या वृक्ष संरक्षण के प्रति क्या होगा, ज़्यादा संवेदनशील होगा। और ऑप्शन नंबर बी है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। और ऑप्शन नंबर सी है, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन नंबर डी है, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना। तो दोस्तों इनमें से सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है पुणे में, और मिदनापुर में, और नई दिल्ली में, कलकत्ता में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125। तो दोस्तों प्रश्न है, इकोमार्क संबंधित है, इकोमार्क संबंधित है निर्यात वस्तुओं से, आयात वस्तुओं से, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से, और ऑप्शन नंबर डी है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो दोस्तों निर्यात का मतलब क्या होता है, जब आप किसी वस्तु का क्या करते हैं, बेचते हैं, निर्यात करते हैं। और आयात का मतलब जब आप कोई सी वस्तु खरीदते हैं। और सर्वोत्तम गुणवत्ता की, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं से। और
ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। इको मार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 126, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई? पृथ्वी सम्मेलन, रियो दे जेनेरो और क्योटो सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ऑप्शन नंबर डी है G8 शिखर वार्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन, तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। और अगर हम बात करें किसकी, क्योटो प्रोटोकॉल, तो दोस्तों ये हुआ था कितने में, 1997 में। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो दोस्तों ये हुआ था कब, 1987 में। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि G20 शिखर वार्ता का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है अगले बार भी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों, और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वयं से निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हो। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है धान की खेती, और ऑप्शन नंबर बी है वन, और ऑप्शन नंबर सी है घास का मैदान, और ऑप्शन नंबर डी है झील। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों ही कैसे हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कैसा है, धान का खेत को हम क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को, और 22 जनवरी को, 22 मार्च को, और 22 मई को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 129, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है टुंड्रा मरुस्थल, सवाना, टैगा और स्टेपीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। और टुंड्रा वनस्पति दोस्तों कहाँ पाई जाती है, जो उच्च अत्यधिक ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और अगर हम बात करें सवाना, तो सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे उष्ण, शुष्क और उष्ण तापमान वाले स्थानों पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। और अगर हम बात करें टैगा, तो टैगा दोस्तों जो त्रिकोणीय या बात करते हैं किसकी, शंकुधारी वन जहाँ होते हैं वो कहाँ, टैगा, उन्हें क्या कहते हैं, टैगा वनस्पति या इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 130, और प्रश्न नंबर 130 है दोस्तों, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन नंबर सी है हेली राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन नंबर डी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान ही भारत का क्या है, प्रथम
प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसको कब स्थापित किया गया? 1936 में। और दोस्तों हेली राष्ट्रीय उद्यान का जो दूसरा नाम है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो भी इसी का नाम है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 131। तो प्रश्न है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो दोस्तों एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पर रंग भरने के लिए कहता है और ऐसे पशुओं के चित्र देता है जो हमारे घर में नहीं रहते हैं। तो ऐसे करने से एक शिक्षक क्या चाहता है? बच्चों के अंदर क्या सृजनात्मकता का विकास करना चाहता है और अवलोकन का विकास करना चाहता है, वर्गीकरण का विकास करना चाहता है या डाटा संग्रह का विकास करना चाहता है? तो दोस्तों ऊपर के तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, लेकिन डाटा संग्रह का विकास नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें चौथा ऑप्शन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 132। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो दोस्तों ये क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है और ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो दोस्तों जहां पे याद करने की बात आए वो ऑप्शन पहले ही क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, वो पहले ही उसको आप क्या कर सकते हैं? पहले ही सही उत्तर से अलग कर सकते हैं। और अगला है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सिखाया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं द्वारा ही नहीं सिखाया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको भी आप अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी में अब हमें आंसर देखना है। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित अध्ययन कौन सा होता है दोस्तों? जहाँ पे शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है और बच्चा सिर्फ श्रोता के रूप में उसे सुनता है। तो ऐसा नहीं है पर्यावरण अध्ययन में। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको भी आप अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में क्या है? बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन में आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देते हैं? खोजने के लिए या सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में आप बालक को केंद्र में रखकर क्या करते हैं? जो अध्ययन का सामग्री है वो बच्चे को केंद्र में रखकर आप उसको क्या करते हैं? अध्ययन की सामग्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 133। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, पहला है कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई। तो दोस्तों हमें क्या जल संरक्षण, निम्न में से कौन सी कृषि में जो जल है जल का संरक्षण किस सहायता से हम कर सकते हैं? तो पहला है कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई। तो दोस्तों अगर हम खेत की ज़्यादा बार जुताई कर लेते हैं तो जो खेत में नमी हो जाती है वो नमी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब नीचे की मिट्टी हल द्वारा क्या है ऊपर आएगी तो उसमें नमी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगला ऑप्शन है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना। और अगला है ऑप्शन नंबर 3 है फसल अवशेष को खेत में रहने देना। तो दोस्तों जब हम फसल को काट लेते हैं तो फसल का जो अवशेष रहता है अगर हम उसको खेत में ही रहने देते हैं तो उसके नीचे भी नमी बनी रहती है। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों बातें दी गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 134। और प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई?
तो दोस्तों पानी पंचायत किस राज्य से प्रारंभ हुई? अगर हमें प्रश्न में पूछा जाता कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई, तो उसका इसका सही आंसर हो जाता दोस्तों राजस्थान, अगर पंचायती राज व्यवस्था होता। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है कि पानी पंचायत भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुई, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीफॉर्म। ये किसके जल जीवाणु, ये क्या है, जीवाणु जल प्रदूषण के सूचकांक के रूप में काम आता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, निम्न में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बन चक्र सीधा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 137, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल है, और ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बात है। और जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है कि अत्यधिक महंगा होता है, जैव ईंधन अत्यधिक महंगा होता है, ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। और ऑप्शन नंबर सी है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी है जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, और ये भी सही बात है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि जैव ईंधन अत्यधिक कैसा लागत वाला या लागत को प्रभावित करता है, तो ऐसा नहीं है। और हमें पूछा गया था प्रश्न में कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 138, भारत में निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्य वाला है? तो दोस्तों भविष्य के लिए कौन सा ऐसा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जो भविष्य में जिसकी संभावनाएं जताई जा रही है? सौर शक्ति, और ऑप्शन नंबर बी है लघु जल विद्युत शक्ति, और ऑप्शन नंबर सी है जैव पुंज शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी है अवशिष्ट से अर्जित शक्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर शक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 139, निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा एजोला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? कमेंट करके बताएं कि अम्लीय वर्षा कब होती है और किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा H2SO4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 141, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है कि आप पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को क्या जोड़ने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली युक्ति है? पाठ्य पुस्तक का पठन, और शिक्षक द्वारा व्याख्या, और कक्षा निर्देशन, और ऑप्शन नंबर डी है किस्से कहानियाँ। तो दोस्तों किस्से कहानियों के माध्यम से बच्चा क्या है पर्यावरण अध्ययन में अच्छे से क्या है सीख पाता है,
ठीक है, जब आप किस्से कहानियाँ सुनाते हैं या बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फील्ड वर्क करवाते हैं या सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 142। प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। निम्न में से कौन से कथन में शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों एक शिक्षक अपने बच्चों से क्या है, रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। तो निम्न में से कौन सा एक ऐसा शैक्षिक उद्देश्य नहीं है शिक्षक का। तो ऑप्शन नंबर ए है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो दोस्तों एक शिक्षक सिर्फ इसलिए बच्चों से रद्दी सामग्री से उपयोगी वस्तुएं नहीं बनाने के लिए कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों में क्या चाह रहा है कि कौन सा बच्चा श्रेष्ठ है, कौन सा बच्चा सबसे अच्छा बनाता है, कौन सा बच्चा अच्छा नहीं बना पाता है। सिर्फ ये करने के लिए एक शिक्षक इस प्रकार का परीक्षण या इस प्रकार का शिक्षण का उद्देश्य नहीं रहता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमें नहीं पूछा था, अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अगला है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, सही बात है। और ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण की संकल्पना समझाना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब बच्चा क्या है, जो बेस्ट मटेरियल है उससे बच्चा जब उपयोगी वस्तुएं बनाएगा तो वो पुनःचक्रण और पुनः प्रयोग और रूपांतरण की कल्पना अच्छे से समझ पाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि एक शिक्षक का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहता कि जो उसके कक्षा के बच्चे हैं कौन सा अच्छा सबसे पढ़ने में ज़्यादा तेज है या अच्छा क्या बना रहा है, इस प्रकार की रद्दी सामग्री से उपयोगी वस्तु, अच्छी उपयोगी वस्तु बना पाता है। तो शिक्षक का ये सिर्फ ये उद्देश्य नहीं रहता है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और गलत ही हमें पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, और गलत ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना है। तो दोस्तों तनुजा एक कक्षा 2 की क्या है, अध्यापिका है, और वो फूल के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाह रही है। तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहां बहुत सारे फूल हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। और ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्टर पर इनके चित्र दिखाएं। और ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाएं। और ऑप्शन नंबर डी है ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखें और छात्रों को अपनी नोटबुक पर उन्हें लिखने को कहें। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे प्रभावशाली जो तरीका है या ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब बच्चे को एक अध्यापिका बगीचे में ले जाएगी तो बच्चे बहुत सारे फूलों को बगीचे में देखेंगे और उन फूलों के बारे में वो अच्छे से जान पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना। और ऑप्शन नंबर बी है सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना। और ऑप्शन नंबर सी है लिखित एवं प्रायोगिक में A+ प्राप्त करना। तो जहां इस प्रकार की बातें होगी उस ऑप्शन को आप पहले ही हटा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान की शिक्षिका का भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। देश में पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए
निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कस्तूरी रंगन समिति, और ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम समिति, और ऑप्शन नंबर सी है माधव नारायण समिति, और ऑप्शन नंबर डी है उल्लास कारंत समिति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम समिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। भारत के संविधान में वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, और हमें नीचे दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों ही बातों के अंतर्गत भारतीय संविधान में वन्य जीव संरक्षण के लिए मौलिक कर्तव्य भी हमारा और निर्देशक सिद्धांत भी है, और 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों ही बातें सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। निम्न ताप परीक्षण फ्रिजरवेशन तकनीक द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बर्फ में, और ऑप्शन नंबर बी है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और ऑप्शन नंबर सी है तरल नाइट्रोजन में है, और ऑप्शन नंबर डी है अमोनिया में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है कहलाती है? महामारी प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, वेद प्रजाति और स्थानिक प्रजाति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानिक प्रजाति, जो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 149। वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली चमक आदि होती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा क्षोभमंडल। तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में कितने 5 परतें हैं, और आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी 5 परतें हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो प्रश्न है, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रवाह वाली नदियों का परिणाम हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है जलीय खाद जल जीवों की बढ़ती हुई जनसंख्या, और ऑप्शन नंबर बी है जैव निम्नीकरणीय पोषक तत्वों का कारण मछली का बढ़ा हुआ उत्पादन, और ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत, और ऑप्शन नंबर डी है शैवाल खिलने के कारण नदी के बहुत जल्दी सूख जाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।